बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस टू श्री देवेंद्र फडणवीस जी ऑन टेकिंग ओथ एज महाराष्ट्र डिप्टी सीएम। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करा है। उन्होंने लिखा है कि ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी बीजेपी कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है देवेंद्र फडणवीस को। उन्होंने लिखा है कि हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज विल बी एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने पर बधाई और उनकी तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री खासकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए लिखा कि उनका अनुभव जो है वो सरकार के लिए बहुत काम आएगा। विल बी एन एसेट टू द गवर्नमेंट। आई एम सर्टेन ही विल फर्दर स्ट्रेंथन महाराष्ट्र's ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। मतलब महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान रहेगा। फडणवीस को बधाई दी है, फडणवीस की तारीफ करी है। जेपी नड्डा ने भी कहा कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया। जेपी नड्डा, अमित शाह ने भी इसी बात का जिक्र किया। और अब ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ किया देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि ये खेल पूरा उलट गया, पूरा पलट गया। ये किसी ने एक थ्रिलर की तरह सस्पेंस था। एंड में क्या हुआ किसी को अंदाजा नहीं था। देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं, सीएम शिंदे और फडणवीस जो पहले बताया जा रहा था कि हो सकता है वो जो है वो तैयार भी नहीं थे मंत्रिमंडल में आने के लिए। बहुत बड़ी खबर है आज की। महाराष्ट्र में हम लोग कह रहे हिंदुत्व की घर वापसी, जिसकी सनातन उसकी सत्ता। इसको इस तरह से समझिए, दो पंक्तियों में समझाऊंगा। किसी ने कुर्सी के लिए हिंदुत्व छोड़ दिया, किसी ने कुर्सी के लिए हिंदुत्व छोड़ दिया, किसी ने हिंदुत्व के लिए कुर्सी छोड़ दी। नाम आप खुद सोच लीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। किसी ने कुर्सी के लिए हिंदुत्व को छोड़ दिया और किसी ने हिंदुत्व के लिए कुर्सी छोड़ दी। देश नहीं झुकने देंगे। बहुत बड़ी सियासी खबर, बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर है। शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। शपथ हो गई है महाराष्ट्र की सियासी फिल्म का। ये क्लाइमैक्स जो है ऐसा होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। 11 दिन पहले एकनाथ शिंदे के एक्शन और सस्पेंस के बाद आज ऐसा थ्रिल आएगा जिसके बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। किसी ने भी नहीं सोचिए। एक ही झटके में शिंदे और बीजेपी ने महाराष्ट्र की ये सियासत का पूरा गेम। तस्वीरें देखिए, ये सारी तस्वीरों को बहुत ध्यान से रिमोट साइड में रख दीजिए। अब रिमोट साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि 2024 और देश की सियासत को बदलने वाली तस्वीरें हैं। देखिए, एकनाथ की शपथ, तुष्टीकरण पर ग्रहण। शपथ ग्रहण तो है, ये दरअसल एकनाथ की शपथ है और हिंदुत्व की शपथ है और तुष्टीकरण पर ग्रहण है। तीसरी तस्वीर, कुर्सी भी गई, पार्टी भी, पहचान भी खतरे में। शिवसेना के एकनाथ मतलब सेनापति कौन? एकनाथ शिंदे। चौथी तस्वीर, फडणवीस डिप्टी सीएम। ये बहुत बड़ा पेज, बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट रखा। मतलब जो आप वैसे भी बीजेपी के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बारे में कहा जाता है कि जो सोचते नहीं है फैसला वो होता है। और देखिए, और ये वो तस्वीर जब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और डिप्टी सीएम की शपथ ली जो है देवेंद्र फडणवीस ने। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को कैसे चेंज करके दिखा दिया और इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है। देखिए, अब ये कहा जाएगा ना कि कुछ प्लान था नहीं। प्लान अगर होता तो फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, नंबर 1। नंबर 2, पद का लालच नहीं है, विचारों के लिए ये सब हुआ। विचारों को आगे बढ़ाना है। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है। शिंदे जी ने जो शिंदे ने जो अपनी प्रोफाइल पिक बदली है ट्विटर पर। शिंदे ने ट्विटर पर फोटो बदली है। वो फोटो के बड़े मैसेज है भाई। बाला साहब के साथ अपनी फोटो लगाई। वो तस्वीर अगर हम दिखा दे भाई, बाला साहब ठाकरे, क्योंकि वो कह रहे हैं असली शिवसेना तो मेरी है भाई। बाला साहब की शिवसेना तो मेरी है। ये लड़ाई ठाकरे वर्सेस ठाकरे। अब बाला साहब वाली शिवसेना मेरी है। शिंदे ने ट्विटर पर फोटो ये देखिए, आप तस्वीर देखिए बहुत ध्यान से। ये ट्विटर पिक बदल दी है। शिंदे बैठे हुए हैं नीचे, बाला साहब ठाकरे ऊपर बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके पैरों पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है। ये प्रोफाइल पिक अब बदल दी है। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि ये हिंदुत्व की घर वापसी हो गई है। देखिए, सियासत में, संसदीय लोकतांत्रिक इतिहास में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई,
लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर संभवतः पहली सरकार कोई गई है, पहली बार ऐसा हुआ है। हिंदुत्व के मुद्दे पर पहली बार कोई सरकार गई है। ये तस्वीर देखिए जो एकनाथ शिंदे ने डाली है, प्रोफाइल पिक बहुत ध्यान से देखिए। शिंदे ने प्रोफाइल तस्वीर बदल दी और इसी के साथ सियासत भी बदल दी। महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी खबर। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की घर वापसी, बाला साहब ठाकरे के साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी स्टूडियो में एंट्री लेते हुए, और तस्वीर उनको मैं दिखा रहा हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विक्रम सिंह जी हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। भैया तस्वीर क्या क्या बता रही है तस्वीर? विक्रम जी पहले तो आप शिंदे सेना से हैं, उद्धव सेना से हैं, अब आप किसका पक्ष रखेंगे? ये अगर आप बता दें तो मैं सवाल उस हिसाब से पूछूंगा। आप किस तरफ है सर विक्रम जी? एक ही सेना है, शिवसेना, बाला साहब और उद्धव ठाकरे की सेना, मैं उसके साथ। तो वो तो अब सीएम किसका है फिर सीएम किस पार्टी का है? सीएम तो अब बीजेपी से पूछो ये बात, तो बीजेपी बताएगी या शिंदे सैनिक सीएम है। उद्धव जी ने कहा था शिंदे सीएम बने तो मैं खुश होऊंगा। आप शिवसैनिक सीएम बनने से खुश नहीं है? वो तो उद्धव जी बना ही रहे थे, तो फिर नहीं, आप शिवसैनिक सीएम बनने से खुश नहीं है क्या? नहीं, वो तो उद्धव जी बना रहे थे, तो क्यों नहीं बन रहे थे? तब क्या था? उद्धव जी बना, बीजेपी ने बना दिया, ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक शिवसैनिक सीएम बना है, आज तो मुस्कुराइए भाई। बीजेपी ने किस तरीके से बनाया, जोर जबरदस्ती करके, ब्लैकमेलिंग किस तरह से अगवा करके, किस तरीके से बनाया, तो क्या ये सही है? विक्रम जी बस करिए भाई। 37 विधायक हंसी, अभी भी वही घिसा पिटा रेडियो चल रहा है आपका विक्रम जी। अमन जी आप कितना भी बीजेपी के लिए वो कर लो, देखो मुझे एक चीज बताओ, जिनकी कम सीटें हैं वो उप मुख्यमंत्री, जिनकी ज्यादा है वो उप मुख्यमंत्री, जिनकी कम है वो मुख्यमंत्री। ये क्या बेमेल का? ये अब याद आ रहा है 55 सीटों वाला मुख्यमंत्री आपने बनाया था भाई, क्या हो गया? भूल गए क्या? 55 सीटों वाला मुख्यमंत्री। उद्धव जी कितनी सीटें थी आपके पास महाराष्ट्र विधानसभा में? कितनी सीटें थी? 55 थी शायद। तब 55 सीटों वाला मुख्यमंत्री हो सकता है, तो 37 वाला नहीं हो सकता? नहीं, इतना बड़ा दिल दिखाना था तो उसी टाइम बनाने थे ना, उद्धव जी को बना देते, तो ये शिंदे को बना देते उसी टाइम। तो ये पद के चक्कर में धोखा दिया था बीजेपी को? अच्छा, तो क्योंकि सीएम पद नहीं मिला था इसलिए धोखा दिया था? नहीं, हमें पद के लालच नहीं है, ये तो बीजेपी को लालच। अभी तो कह रहे हैं उस वक्त बना देते तो नहीं छोड़ते। अरे तो भाई मैं शिंदे की कह रहा हूँ कि शिंदे जी को उस टाइम बना देते, किसने रोका था? अगर ये इतना बड़ा दिल अब दिखा रहे हैं, खुश हैं, ज्यादा सीटें रख करके अभी खुश है विक्रम जी। मुख्यमंत्री असली शिवसेना कहाँ है सबको पता है। अब खुश हैं आप? शिवसैनिक मुख्यमंत्री है भाई, शिवसैनिक मुख्यमंत्री। किस मुंह से विरोध करेंगे? शिवसैनिक तो जश्न मना रहे हैं सड़कों पर। जो कोई भी गद्दार करेगा वो शिवसैनिक, जो गद्दारी करेगा वो शिवसैनिक नहीं हो सकता। अच्छा, जो परिवार वही परिवार, बाकी सब गद्दार। ये लोकतंत्र में इतनी दयनीय स्थिति है। मतलब जो परिवार करेगा वही परिवार, बाकी सब गद्दार, सारे गद्दार, सिर्फ एक परिवार। यही हर पार्टी में, यही हर पार्टी में परिवार की। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि जहां पे 2 आदमियों की चले वो परिवार से कम है क्या? वो तो परिवार से भी वहां कौन सा परिवार, किसका परिवार भाई? मैं तो आपके परिवार की बात कर रहा हूं। सबको परिवार बता रहे हो, जहां पे सिर्फ 2 लोगों की चले विक्रम जी, सिर्फ 2 ही लोगों की चले वो परिवार से विक्रम जी आप शिवसैनिक हैं? आप शिवसैनिक हैं? मैं शिवसैनिक हूं। आप शिवसैनिक हैं। अब अगर पार्टी शिंदे जी के पास है और उस शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, तो आप कह रहे हैं मैं उनके साथ नहीं हूं, तो आपकी तो पहचान ही खत्म हो गई फिर। अब आप किस हैसियत से जुड़े? मतलब आप शिंदे सेना के प्रवक्ता हैं या उद्धव सेना के? अरे भाई ऐसी पहचान खत्म करने का तो बहुत बार लोगों ने कोशिश करी, लेकिन प्रोफाइल पिक देखिए, बाला साहब के साथ है भाई। प्रोफाइल पिक देखिए उनकी, बाला साहब ठाकरे के साथ है। जबरदस्त। अरे भाई जबरदस्ती कोई कहेगा कि नहीं, हाँ हम तो बाला साहब के। अरे भाई कौन सा काम किया बाला साहब ने? जो गद्दार करी, जिन्होंने गद्दारी की उनको बाला साहब ने कभी नहीं अपनाया। कैसे कह सकते हैं ये बाला साहब की वो है? गद्दारी किसने की है? सिद्धांतों पे चलते थे। गद्दारी हिंदुत्व के साथ किसने की है ये तो जनता ने बताया ना सर। किसने की? ये तो हिंदुत्व रिटर्न्स है, ये तो हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की घर वापसी है, जिसकी सनातन उसकी सत्ता है। ये तो जिसकी सनातन है उसकी सत्ता, यही बहुत बड़ा मैसेज है विक्रम जी। अमन जी, ये गद्दारी तब नहीं हुई थी जब हनुमान चालीसा पर देशद्रोह लगाया गया था। ये गद्दारी तब नहीं हुई थी जब महाराष्ट्र में साधुओं की लिंचिंग हुई थी और क्या हुआ था। ये गद्दारी तब नहीं हुई थी। क्या आप गद्दारी हुई है? अमन जी मुझे ये बताओ कि शिवसेना ने कौन सा हिंदुत्व छोड़ा है? आप अपनी ईमानदारी से बता दो एक बार। और बीजेपी ने कौन सा हिंदुत्व? ये सर तब छोड़ दिया जब हनुमान चालीसा पर देशद्रोह लग गया। जब हनुमान चालीसा पर देशद्रोह लग गया, मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री घर में पढ़ोगे, जहां पढ़ती वहां पढ़ो जा करके। मुख्यमंत्री किसने पढ़ी? कहां पढ़ी? पढ़ी नहीं।
पढ़ी ही नहीं, वो तो घर से नहीं निकली, अब पुरानी डिबेट लेकर आ रहे हैं। अब बस करिए, वो हो गया साबित, मुख्यमंत्री को वो साबित हो गया। मुख्यमंत्री अब को- असली शिवसेना कौन? हिंदुत्व की घर वापसी, आप क्या चाह हिंदुत्व रहे थे? सरकार, हिंदुत्व रिटर्न, जो हिंदुत्व की बात आप करेगा, क्या- जिसकी सनातन उसकी सत्ता, चैप्टर क्लोज। आप क्या- अब रोने धोने से आप कोई क्या फायदा चाह- नहीं है। नहीं। चलिए अब एक मिनट में आप गौरव क्या भाटिया, चाह रहे थे कि- अच्छा एक मिनट नहीं, गौरव भाटिया आप बोलेंगे। क्या गौरव चाह गौरव गौरव ठीक है, एक मिनट रुकिए आप क्या विक्रम जी, चाह एक मिनट रहे थे रुकिए। कि गौरव मुख्यमंत्री भाटिया, के घर में ये नमस्कार तस्वीर है से स्क्रीन पड़े। पर। अरे भाई, शिंदे कल जी, आपके घर एकनाथ में आएगा, शिंदे तो बाला आप साहब ठाकरे के पैर कल- छूते हुए जमीन पर बैठे हैं। कल- ये कल तस्वीर। आपके घर में कोई हनुमान तो अब चालीसा मतलब पढ़ने आएगा। कुछ नहीं बदला है, सरकार शिवसेना की ही है, सिर्फ चेहरा बदला है। आप ये कह रहे हैं? ये तो बीजेपी ने एक मोहरा ढूंढा है। शिंदे जी तो मोहरा है, उनके शांत कंधे पे रहिए, बंदूक तो रख मैं करके आपकी बात- चलिए बस चलाएंगे। बस विक्रम जी, बस बीजेपी को विक्रम जी ऐसा हो एक गया, मोहरा- अब हो गया सर। अब फायदा नहीं है रोने धोने से। चलिए आप बोलिए गौरव जी। नहीं, हम क्यों रोएंगे? ये तो शिंदे जी को पता चलेगा कि बीजेपी क्या हाल करेगी। जैसे बंगारू लक्ष्मण का किया, वही हाल शिंदे जी का करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आप बोलिए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, अमन जी देखिए, जब शपथ ग्रहण हुआ, बाला साहब ठाकरे जी का नाम लिया गया, अपने गुरु आनंद दिगे जी का नाम लेके शपथ ली, और हर हर महादेव के नारे से पूरा जो वहां पे भवन था वो गूंज रहा था। और इसलिए इनको दर्द हो रहा है क्योंकि ये नारे लगाते हैं सोनिया माता की जय। मैं तो आज गर्व से एक बात कहूंगा कि 3 बड़े संदेश गए हैं। पहला संदेश, जनता का हित सर्वोपरि है। दूसरा बड़ा संदेश, हिंदुत्व की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व के साथ खड़ी है, यही हमारी विचारधारा है। और तीसरी हिंदू बात, रोज देवेंद्र मारे जा रहे हैं। फडणवीस जी का नहीं, कद विक्रम जी बीच में और आपको बढ़ फायदा गया। नहीं है। ऐसे एक मिनट में शांत करा रहा हूं उनको। विक्रम जी, आप बीच में बोलने से क्या फायदा? अब तो गई सरकार, अब सुनिए, सुनने का टाइम है, अब सुनने का टाइम है, सुनिए आराम से। अब आप जब आप बोल रहे थे उन्होंने सुना था, सुनना चाहिए। बोलिए अब आप गौरव जी, बीच में कोई नहीं बोलेगा भाई, ऐसे नहीं डिबेट होगी। बोलिए आप गौरव। अमन जी, तीसरा बड़ा संदेश जिस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा, हम लोग तमाम डिबेट में जाते हैं और एक बात हमेशा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है देश सर्वोपरि है, फिर दल है, फिर मैं व्यक्ति हूं। आज उसको चरितार्थ किया है देवेंद्र फडणवीस जी ने। उन्होंने बताया, महाराष्ट्र की जनता के लिए मैं समर्पित हूं, मेरी पूरी आस्था पार्टी में है, और अगर मुझे निर्देश दिया गया है तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। बताइए गौरवान्वित होगा कि नहीं व्यक्ति? हर भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता आज गौरवान्वित है। तीसरी बात देखिए, खोया क्या है? शिवसेना ने आज अपना एक मुख्यमंत्री पाया, लेकिन विडंबना यह है कि उद्धव ठाकरे खुश नहीं है। और विडंबना यह भी है कि जब उद्धव ठाकरे जी ने कल अपना त्यागपत्र दिया तो हिंदुत्व की जीत हो गई। आप बताइए, बाला साहब ठाकरे जी ने कभी यह सोचा होगा कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा और उद्धव ठाकरे निराश होंगे और उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे और हिंदुत्व की जीत होगी? यह केवल इसलिए हुआ अमन जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने देखा किस तरह से वीर सावरकर जी को गाली दी जाती थी। राहुल सावरकर नहीं हूं मैं, राहुल गांधी हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। किस तरह से बाला साहब ठाकरे जी की अपना वक्तव्य, वो कहते थे मैं दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, उसकी अनदेखी की गई। आज भारतीय जनता पार्टी, जो कि सबसे बड़ा दल है महाराष्ट्र में, उसने सिद्ध किया कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम सेवा करने के भाव से महाराष्ट्र में कार्य करेंगे और इतिहास रचेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे, ये मास्टर स्ट्रोक आपको लग रहा है? क्योंकि मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रहा था, आप थोड़े इस फैसले से थोड़े आहत हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये फैसला ठीक नहीं है? हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता मतलब ये पार्टी मास्टर ने- स्ट्रोक है नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये नहीं है। मास्टर स्ट्रोक है। अब अगर कुछ भी हो जाए उसके बाद मास्टर स्ट्रोक कहने की परंपरा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ हर्षवर्धन त्रिपाठी को दो स्क्रीन पर हिस्सों दिखा दीजिए भाई। में देखना चाहिए। अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र में हासिल किया है उसको कैसे देखें, तो उसको 2 हिस्सों में देखिए। पहला हिस्सा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और वो अचीव कर लिया जो लगभग असंभव दिख रहा था, और बहुत शानदार तरीके से रणनीतिक बढ़त बनाते हुए शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार
और कांग्रेस पार्टी को धूल धूसरित कर दिया। सत्ता की ऐसी मुश्किल हो गई कि उद्धव ठाकरे के लिए तो पार्टी भी संकट में आ गई। यहां तक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार काम किया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि मैं ये मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उनके पास एक बड़ा नेता था। महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ये अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर तय किया कि हिंदुत्व की राजनीति की अगुवा पार्टी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस को, और वो भी जेपी नड्डा जी लाइव कह रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि आप बन जाइए, इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने कहीं इस फैसले को लेकर मुश्किल है। जो देवेंद्र फडणवीस लग रहा था कि एकनाथ शिंदे के ऊपर उनके हाथ रख के बैठे हुए हैं, लगा कि नहीं अरे ये तो इनके नीचे आकर डेप्यूटी बन रहे हैं। मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर बहुत गलत फैसला और बहुत खराब फैसला लिया, वो भी तब जब इतनी बड़ी जीत हासिल की। एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैसेज भी तो गया कि भाई पद का लालच नहीं है और कुछ प्लान्ड नहीं था। प्लान्ड होता तो फडणवीस मुख्यमंत्री होते, निश्चित कुछ प्लान्ड नहीं था। नंबर एक, नंबर दो, पद का लालच नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर अगर ये आप करते कि फडणवीस कोई किसी पद पे नहीं जाते तो बिल्कुल ये होता कि पद का लालच नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने मना किया था, और फिर अमित शाह जी ने बोला। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ये मोरल बूस्टअप होता कि उनका नेता खड़ा होकर कहता कि ठीक है हम इस सरकार को चलाएंगे, पूरी निष्ठा से चलाएंगे, लेकिन नहीं रहेंगे हम मुख्यमंत्री के तौर पर या उप मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया, वो भी नड्डा जी को सार्वजनिक कहना पड़ा, अमित शाह जी को ट्वीट करना पड़ा, और कहा जाता है कि उसके बाद भी समझाना पड़ा। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और आप बीजेपी के मोरल्स को देखिए, जो वर्कर हैं, जो अभी 1 घंटे पहले तक की जो बातचीत थी, 1 घंटे बाद जो उनके विधायक हैं, जो उनके नेता हैं, उनकी बातचीत देखिए तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। हाँ, उन्होंने ट्वीट करा है देवेंद्र फडणवीस ने कि प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। ये उन्होंने अमित शाह जी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते मैं पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं साधना जी के पास जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साधना जी, एक और राज्य हाथ से निकल गया उनकी अंदरूनी लड़ाई के चक्कर में, आपके हाथ से एक और राज्य निकल गया साधना जी कांग्रेस से। आदरणीय अमन जी, कांग्रेस पार्टी कोई सत्ता की लोलुप और लालची पार्टी नहीं है, पहली बात ये। और जब सीधी बात है, जब स्वार्थी, अहमवादी, कुटिल व्यक्तित्व रखने वाले लोग किसी समाज या किसी देश में अपना प्रभुत्व कायम करने के मद में चूर होकर विवेक शून्य हो जाते हैं, तब जनता का असंतोष उभरता है और जनता का असंतोष उनके झूठे मुखौटों को नोचता है, उनकी कथनी और करनी की दुमई चाल का पर्दाफाश करता है। और जब जुल्मों को सहने की इंतहा हो जाती है, तब जुल्मों की तपिश से वो असंतोष चिंगारी से शोला बनकर शक्ति का, क्रांति का रूप धारण करता है। और वह भी आपके सामने आ जाएगा। अभी बात चल रही है कि जी ये तो हिंदूवादी गठबंधन, ये हिंदूवादी गठबंधन नहीं है, ये लूटतंत्रवादी ठगबंधन सामने आया है। ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन लूटस सामने आया है। सबको पता है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। मगर भाजपा ने एक नई परिभाषा दी है, लूट द्वारा लुटेरों के लिए, और लुटेरों का शासन लूटतंत्र कहलाता है। और वो भाजपा का शासन आज दिखाई दे रहा है। ये पहली बार है क्या? मध्य प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके गिनवाई देती हूँ। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कैसे लोकतंत्र, महाराष्ट्र में कैसे, अगर आप थोड़ा सा समझा दें साधना जी, कैसे कैसे, थोड़ा सा विस्तार में कैसे जी, कैसे लूटतंत्र, कैसे विस्तार में समझा देती हूँ। कैसे लूटतंत्र नहीं था? जो सरकार सही सलामत चल रही है, देखिए धन बल से, छल बल से, ईडी का ये आरोप गलत है भाई, शिवसेना के विधायक बिकाऊ है, ये नहीं कहना चाहिए आपको, धमकाकर, ये गलत है। ये अब आप उनके साथ नहीं है तो आप शिवसेना के विधायकों के लिए ऐसी भाषा बोलेंगी, वो बिकाऊ हैं, धन बल पर बिक गए, ये गलत है। बिकाऊ की बात आप कर रहे हैं। आपने बोला वो धन बल पर, आपने बोला ना धन बल का इस्तेमाल, धन बल क्या होता है, मतलब वो बिक गए, वो बिकाऊ है। अब आप उनके साथ नहीं है तो आप उनको बिकाऊ बोलेंगी साधना जी, ये गलत है। आदरणीय अमन जी, ये गलत है। नहीं, मैंने तो बिकाऊ बोला ही नहीं। आपने बोला ना धन बल के आधार पर, धन बल मतलब क्या होता है भाई? धन मतलब पैसा। अब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं किया क्या? मध्य प्रदेश में क्या किया? अरे महाराष्ट्र की बात करिए ना, मुझे कोई इतिहास में, आज महाराष्ट्र में बताइए क्या पैसे का इस्तेमाल हुआ है, हाँ या ना? क्या पैसे का इस्तेमाल हुआ है, हाँ या ना? इनकी कि सत्ता के लोलू पर लालची लोग, अब नहीं, अब आप मेरे को मेरा जवाब पहले पूरा करने दे प्लीज, कृपया करें। साधना जी आप ही बोलिए, बस मेरे को एक जवाब जानना है, आप ही बोलिए साधना जी, क्या पैसे का इस्तेमाल हुआ है महाराष्ट्र में, हाँ या ना? गौरव जी कह रहे थे अभी, बाला साहेब, क्या पैसे का इस्तेमाल हुआ है साधना जी? आपका जवाब दूंगी। गौरव भाई कह रहे थे, अरे अब ये तो भाजपाइयों से पूछो ना। आपने बोला धन बल, तो आप आरोप लगा रही थी बिना किसी तथ्य के। मध्य प्रदेश सरकार गिराई गई
तब कोरोना नहीं। अमन जी अब आप लगातार बीच में बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। साधना जी मेरी बात सुन लीजिए। आपने बोला है क्या, उसको मुझे बता दीजिए, मेरी जानकारी में नहीं है। आपने आरोप लगाया कि धन बल का इस्तेमाल हुआ साधना जी, तो धन क्या पैसे का खेल हुआ, हाँ या ना साधना जी? महाराष्ट्र में बिल्कुल धन बल भी हुआ, छल बल भी हुआ, धन हुआ है, धन बल हुआ है, तो मतलब विधायक बिके हैं। बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ? मतलब विधायक बिके हैं, छल बल भी हुआ। मतलब विधायक बिके हैं। मैं नहीं, आप अपनी जबान मेरे मुंह में लगाने का अरे धन मतलब क्या होता है भाई? धन मतलब पैसे का खेल हुआ। सफल रहेंगे आदरणीय अमन जी। अरे तो मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए, पूरी बात तो हो जाने दीजिए भाई साहब। मैं आदरणीय गौरव जी को सुन रही हूँ। आदरणीय गौरव भाटिया जी ने कहा कि ये जी विचारधारा से भटक गए, इनके शिवसेना के लिए अभी कुछ बातें कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन कर अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इसके मतलब आपने भी अपनी विचारधारा बदल ली और आप बार बार ये कह रहे हैं हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी। पहली बात तो राम से रामवादी हो सकता है, रामत्ववादी नहीं होता। कृष्ण से कृष्णवादी हो सकता है, कृष्णत्ववादी नहीं हो सकता। गांधी से गांधीवादी हो सकता है, गांधीत्ववादी नहीं हो सकता। ऐसे हिंदू से हिंदूवादी तो होता है, परंतु हिंदुत्ववादी कदापि नहीं होता। ये हिंदुत्ववादी तो एक हिंसक प्रजाति है भाई, जो तोड़ने का काम करती है, गॉड से नहीं, कोई नहीं, बोलने दीजिए। सरकार गई है, आपकी नहीं गई ना सुजाता जी, उनकी सरकार गई है, वो दुख है। ये नहीं, रोने का क्या मतलब है? मैं तो आपके मुंह पर आपकी पोल खोलने का काम कर रही हूँ। मेरे नजर आ रही है क्या साधना भारती आपको? अरे थोड़ा पानी रोती हुई नजर आ रही है क्या साधना भारती आपको? अरे हम एकता के बल पर, समरसता के बल पर, साधना जी मैं तो साथ सम्मान आपको समय दे रहा हूँ कि मैं समझ सकता हूँ सरकार गई है, मैं तो आपको साथ समान समय दे रहा हूँ साधना जी। रोने वाली बात क्या हो गई? ये क्या रोना मैंने कब बोला? मैंने बोला वो दुख है, दुख बोला, मैंने नहीं बोला रो रही है। मैंने बोला दुख होगा, झटका है, दुख है, मैं समझ सकता हूँ साधना जी। बनाने का प्रयास करेंगे तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, जनता देगी, बिल्कुल सही बात है, जनता देगी, बिल्कुल जनता देगी। बाला साहेब जी की शिवसेना को मिट्टी में मिलाने का काम नहीं चलेगा। आप जनादेश को बाला साहेब, बाला साहब की शिवसेना एक मिनट सुजाता जी बोले, फिर रमेश सोलंकी एक कमेंट ले लेता हूँ जल्दी से। गौरव आ रहा हूँ जल्दी से। सुजाता जी, ये लोकतंत्र का कत्ल हो गया और धन बल का इस्तेमाल हो गया और सब कुछ हो गया। सुजाता जी, गौरव आ रहा हूं। मेरा हृदय बिल्कुल फट रहा था जिस तरह से ये इनके दुख निकल रहे थे। अभी जाहिर है क्योंकि ले दे के 2 राज्यों में सरकार बनी है। राजस्थान में तो सरकार संकट में नहीं, छत्तीसगढ़ हर 5 साल पर सरकार बदलती है तो वो भी हाथ से जाएगी। खैर इतना इनका दुख समझ में आता है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात ये कर रही थी और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, तो इनसे जरा एक सब पूछे, इन सारे प्रपंचों में एक ही सवाल है मेरा कि जो सरकार जनादेश की अवहेलना करते हुए, ये सरकार जो उद्धव सरकार थी, जो अल्पमत में भी सरकार अभी चले जा रही थी और सत्ता को छोड़ने का बिल्कुल किसी भी मूड में नहीं दिख रही थी, किसी भी तरह से वो कुर्सी को पकड़े हुए थी, वो सरकार बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से और डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही थी। लेकिन वो सरकार आई जिसके लिए जनादेश दिया हुआ था, तो उसके लिए बड़ी बड़ी मतलब आंसू गिराए जा रहे हैं। ये कैसी बात है? इनको तो जनादेश मिला भी नहीं था। अमन जी, ये जो 2.5 साल बैठे हैं सत्ता में, ये किस हिसाब से बैठे हैं? कितने मंत्री थे इनके क्या कौन सा जनादेश के बल पे बैठे हुए थे यहाँ पे? ये तो मुफ्त की सत्ता की मलाई खा रहे थे और आज यहाँ पे आके ऐसी बातें। इसके लिए कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया वो पाया। कार्यकर्ता हर जगह जाके बोलते, स्पोक्सपर्सन बोलते हैं कि भाजपा ने इसको खरीदा, उसको बेचा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये प्रपंच बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास सबूत है तो कोर्ट है, पुलिस है, वहां जाइए। सिर्फ टीवी पे आके ऐसे बला बला करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, कहने का कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ठीक है भाई, अब सीधा सा सवाल था ये, मेरे ख्याल से सुजाता जी ने जो समझाया कि जब चुनाव गठबंधन बीजेपी शिवसेना को मिला था, समझ में नहीं आई। साधना जी एक एक करके बोल लेते हैं। तो फिर तो वो जो सरकार बनाई थी, जब बीजेपी शिवसेना को शायद 169 सीटें मिली थी, तब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्या सैद्धांतिक रूप से सही था? अगर आज गलत है। मेरे साथ सोलंकी जी भी जुड़ गए, इन्होंने भी शिवसेना छोड़ दी थी भाई, और ये बता रहे हैं कि आज वापसी हुई। अब मतलब सोलंकी जी, अब ये असल शिवसेना अब है ना सोलंकी जी? जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है आपको अमन भाई? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए सोलंकी जी। पहले तो सभी को जय श्री राम। अच्छा, एक मिनट, शरद पवार बोल रहे हैं, मैं 1 मिनट सुन लेता हूँ। सोलंकी जी 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, माफी चाहूंगा। शरद पवार बोल रहे हैं, सुन लेते हैं 1 मिनट। एकदा आला तो दिल्लीचा आदेश असेल
त्याच्यामध्ये तरतूद नसते आणि त्यामुळे हा आदेश आला आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी। चलिए आपको बताएंगे उन्होंने क्या बोला। अब आप बोलिए पहले, सोलंकी जी आप बोलिए, फिर मैं गौरव भाटिया आ रहा हूं। बोलिए आप सोलंकी जी, ये असल शिवसेना है या उद्धव जी की असल शिवसेना है? पहले तो मैं एक चीज बताऊंगा कि आज बाला साहब की विचारधारा और हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसकी जीत हुई है। असल शिवसेना तो बाला साहब की शिवसेना रहेगी, जो बाला साहब के सिद्धांतों को मानेगा, बाला साहब की कई बातों पे चलेगा, वो असली शिवसेना है। ना उद्धव साहब की शिवसेना बोल सकते हो, ना शिंदे जी की शिवसेना, ना रमेश सोलंकी। जो बाला साहब के सिद्धांतों पे चलेगा वही शिवसेना असली शिवसेना है, जो आज एकनाथ शिंदे जी ने साबित करके दिखा दिया है कि शिवसेना असली कौन सी है और नकली कौन सी सबको दिख ही रहा है। और जो पहले तो आपकी शिवसेना में वापसी हो गई है मतलब? नहीं, मैं तो बाला साहब का शिवसैनिक ही था। मैंने जब शिवसेना छोड़ी तभी भी मैंने ऐसे बोला था कि मैं बाला साहब का शिवसैनिक हूँ। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं ज्वाइन करूँ नहीं करूँ वो अलग बात है, मगर जहाँ बाला साहब के सिद्धांत है मैं वही हूँ। अगर बाला साहब के सिद्धांत नहीं है तो मुझे कोई जरूरत, मैं उधर रुकूंगा ही नहीं एक सेकंड के लिए भी, जो मैंने 26 नवंबर 2019 को भी किया था। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस के पैनलिस्ट से बोले लोकतंत्र, आप लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप पोर्टफोलियो नीरा राडिया गेट वगैरह आप तो भूल गए, आप लोकतंत्र की बात ही मत करिए, आप पैसे की बात ही मत करिए। 2.5 साल में आपने पैसे के लिए क्या किया है कि अपना कमिश्नर भाग गया पैसे के चक्कर में, वसूली करने में, होम मिनिस्टर जेल में, आपके मिनिस्टर जेल में, आपने किया क्या है? अच्छा ये तस्वीर देखिए दो, और इस वक्त देखिए देश की सियासत देखिए, सोलंकी जी आ रही है, देखिए आप दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ है उद्धव सेना, ये चिंटू भाई हैं, चिंटू शेख इनका नाम है। एक तरफ है शिंदे सेना, इनका नाम रमेश सोलंकी है, सोलंकी जी हैं। अब ये कह रहे हैं असली शिव सैनिक ये है, और ये चिंटू भाई कहेंगे ये असली शिव सैनिक हैं। तो अब और मुख्यमंत्री शिव सैनिक हैं, तो चिंटू भाई आप किस तरफ है? मैं आपको बदल दूं, उधर रख दूं? मैंने अभी उद्धव सेना की तरफ रखा है आपको, आप मुझे अपने बारे में बता दें, आप उद्धव सेना से हैं? अमन जी मैं पहले भी शिव सैनिक था, उद्धव साहब का, बाला साहब का शिव सैनिक था, आज भी रहूंगा और कल भी रहूंगा। मैं बोलना चाहता हूँ, यही मंत्री लोग जो आज मुख्यमंत्री की कसम लिए हैं, यही लोग, इनके 40 लोग जब 2014 से 2019 तक भाजपा के साथ शिवसेना की सरकार थी, तो यही लोग जेब में इस्तीफा लेके घूम रहे थे कि बीजेपी वाले हमको अपमान तक वागणुक दे रहे हैं, हमें ठीक से नहीं कर रहे, हमारा काम नहीं कर रहे। आप शिव सैनिक हैं तो फिर मुख्यमंत्री किस पार्टी का है? सुनिए दूसरी बात मुख्यमंत्री किस पार्टी का है? ये आगे तय करेगा क्योंकि ये जीते हैं शिवसेना के टिकट पर, बाला साहब का नाम लेकर, उद्धव साहब की सभा लेकर, धनुष्य बाण पर, और जिस तरीके से भागकर चोरी सरकार बनाई है, ये कोई शिव सैनिक की स्टाइल नहीं है, ये शिव सैनिक का स्टाइल नहीं है। ये सुनिए बाला साहब के वंशज हैं, आप कह रहे हैं आप हैं, आप लोग आपस में तय कर लीजिए क्योंकि अभी कंफ्यूजन है। शिवसेना फिर शिवसेना ये भी बोलूंगा कि उद्धव साहब की और शिवसेना की सबसे बड़ी भूल मुझे लगता है कार्यकर्ता होने के नाते कि एनसीपी को साथ में लेना, क्योंकि मैं ऑल इंडिया बायोडीजल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। जाना है फिर सोलंकी जी आप बोल लीजिए कि असली शिव सैनिक तो वो है, उद्धव जी की असली शिवसेना है, फिर आप नकली हैं। आप नकली है, ये नकली कौन है भाई? नकली कौन है भाई? देखो नकली अकली का सवाल नहीं है, मतलब भाई है और क्या, एक ही होगी ना भाई, एक ही होगी ना। सोलंकी जी बोलना चाह रहे हैं, सोलंकी जी बोलना चाह रहे हैं। चिंटू भाई सुनते हैं ना, चिंटू भाई सुनते हैं, हो सकता है कल को आप भी इधर आए हो, अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है आप भी इधर आ जाए कल को। बोलिए आप। आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा। जो असली शिवसैनिक है, बाला साहब के कहने, बाला साहब के जो बोल थे वो मानने वाला असली शिवसैनिक है, कोई भी रहने दीजिए, वो उद्धव साहब रहने दीजिए, आदित्य साहब रहने दीजिए, एकनाथ साहब रहने दीजिए, रमेश सोलंकी और चिंटू शेख रहने दीजिए, जो बाला साहब की बात, बाला साहब के वचन मानेगा वो असली शिवसैनिक। आपने शिवसेना का 2.5 साल में कौन सा हिंदुत्व और बाला साहब का मान रखा या काम किया है? कौन से हिसाब से आप बोल रहे हैं कि हम लोग शिवसेना है? आप एक बोले ना टैली करिए दोनों शिवसेना को, बाला साहब के टाइम और अभी की शिवसेना। आप जाके बाला साहब बोलते थे कि अगर खाली, सॉरी टू से दिस वर्ड, जिसा बाला साहब खाली हिजड़े झुकते सोनिया गांधी के सामने, आप जाके सोनिया गांधी को अपनी माँ बना लिया, सोनिया गांधी के नाम पे शपथ ले रही हो, सोनिया माता जय, आप उनके दरबार पे जाके सर टेकते हो, आप परमिशन। बाला साहब खाली उंगली उठाते थे, हिंदुस्तान में साइकिल नहीं चलती थी, और आप जाके आप ऑन लाइव टीवी पे बोलते सोनिया गांधी जी मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे परमिशन दी बोलने की। ये शिवसेना है? ये कौन से एंगल से आपको शिवसेना दिख रही है? आप इनविटेशन देने जा रहे हो उधर
चल के आपके उधर में एक छोटा सा सावरकर जी का अपमान शिवसेना का पुनर्जन्म हो गया, हिंदुत्व की वापसी हो गई, घर वापसी हो गई। छोटा सा 3 मिनट का, सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। रिमोट साइड में रख दीजिए, बड़ी दिलचस्प डिबेट है। सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। जी हां, तो महाराष्ट्र में हिंदुत्व की घर वापसी, हिंदुत्व विंस, जिसकी सनातन उसकी सत्ता, इसी पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अब फडणवीस उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री शिंदे, एकनाथ शिंदे, गौरव भाटिया, ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। मतलब शिवसेना के नंबर 2 के अंडर काम करेंगे देवेंद्र फडणवीस। गौरव भाटिया, देखिए, आपने जो बात कही, इससे पहले हर्षवर्धन जी ने भी ये बात कही कि ऊपर थे देवेंद्र फडणवीस जी, नीचे आ गए। मैं केवल इतना ही कहूंगा, मूल मंत्र है महाराष्ट्र की जनता की सेवा करना, और नीचे नींव होती है। किसी भी इमारत के बुलंद रहने में नींव मजबूत होनी चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र की राजनीति की वो नींव हैं जो हमेशा मजबूत रहेगी। लेकिन मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, बहुत दर्द छलक रहा था, और ये दर्द अच्छा है। और अर्ज करा है, इतना ही कहूंगा, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, अमन जी, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। सबसे बड़ा भारतीय राजनीति में ठग्गू कौन है, आपको मालूम है? ज्ञान यहाँ पे बहुत वर्धन कर रहे हैं। गौरव भाई, एक मिनट रुकते हैं ना, पहले मैं महाराष्ट्र पर रहना चाहता हूं। गौरव भाई, अगर आपकी इजाजत तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। थोड़ी प्रॉब्लम तो है, थोड़ी नाराजगी तो है, ऑल इज नॉट वेल है, ऐसा है क्या? क्योंकि फडणवीस जी तैयार नहीं थे कि नहीं, मैं मंत्री पद में नहीं। फिर जेपी नड्डा जी को पब्लिकली अपील करनी पड़ी, पब्लिकली। ऐसा होता नहीं है शायद बीजेपी में कि आप ले लें, आप उप मुख्यमंत्री बन जाएं। फिर उनसे बात हुई, फिर वो माने, तो वो कुछ तो है। दैट इज ऑल इज नॉट वेल। और मतलब नंबर 2 शिवसेना के उनके अंडर काम करेंगे देवेंद्र फडणवीस, ये मेरा सवाल है। गौरव, तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह दूं, ऑल इज वेल इन महाराष्ट्र ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो। और अमन जी, आप जहां से देख रहे हैं ना, शहंशाह मूवी में एक था, अमिताभ बच्चन के हाथ पे 9 लिखा था, तो वो कहता था जहां से मैं देख रहा हूं 9 दिख रहा है, जहां से आप देखते हैं वहां से 6 दिख रहा है। मैं 2 सकारात्मक बातें आपको बताता हूं। जो लोग ये कहते थे कि संवाद की कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि जो बाकी नेता हैं उनकी एक विचारधारा है, वो अपनी बात बेझिझक रखते हैं। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है, 5 मिनट के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये निर्देश है, आह्वान है, और देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा मैं स्वीकारता हूं। ये ईमानदारी, ये अनुशासन किसी और पार्टी में नहीं मिलेगा। लेकिन सीएम ना बनाने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? विधायक जानना चाह रहा हूं, मैं हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। नेता तो विद्रोह कर, लेकिन फडणवीस जी को सीएम ना बनाना, इसके पीछे वजह क्या है गौरव? क्या वजह हो सकती है? क्या हो जाता अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते? अमन जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार की बात परिवार में ही रहेगी, और महाराष्ट्र की जनता के हित में जो होगा ना, हम वही फैसला लेंगे। ये अब सर्वविदित हो गया है। फडणवीस जी सीएम बनते टीवी चैनल पे बैठ के अगर वो बन जाते, एक मिनट, चची की मूछे होती चचा कहलाती, ऐसा नहीं है। नहीं, पहले दिख रही थी ना मूछे सर, इसलिए पूछा। पहले दिख रहा था ना, मुझे नहीं पता था मूछे नहीं दाढ़ी है। पहले तो दिख रही थी मूछे सर, पहले तो था, तय था। मैं बता रहा हूं, मैं अमन जी जी अमन जी, और फडणवीस जी भी कह रहे थे मैं मंत्री उसमें शामिल नहीं हूंगा, फिर पब्लिकली कहना पड़ा। मैं बस मेरे को बस ये है कि पहले सुनिएगा गौरव भाई, सवाल आराम से। पहले 55 सीटों वाला मुख्यमंत्री, आप लोग 106 सीटों के साथ विपक्ष में बैठे थे। अब 37 सीटों वाला मुख्यमंत्री, आप 106 सीटों के साथ बिना सीएम वाले। ये प्रैक्टिकल कैसे है? आपकी 106 सीटों है, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, पहले धोखा हुआ, और अब फिर 37 सीटों वाला मुख्यमंत्री। वही जो अभी साधना जी ने भी पूछा। ठीक जी, बोलिए गौरव, फिर साधना जी आप बोलिएगा। नहीं, आपने जो पूछा उसका उत्तर मैं दे देता हूं, और साधना जी की बात का उत्तर भी देना चाहता था, लेकिन आपका सवाल पहले उत्तर देता हूं। सबसे पहले किसी पार्टी का लक्ष्य होता है
कि वो सत्ता में आए और परिवार का सुख देखे। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है हिंदुत्व की, देश हित, महाराष्ट्र की जनता का हित, ये हमने देखा है। और आपको उदाहरण देता हूं, बिहार याद करिए, 77 सीटें हमारी आई, जेडीयू की आई थी 43 सीटें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। क्यों बने मालूम है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता का हित चाहती थी। इसी तरह से महाराष्ट्र में जब हमारा सर्वोच्च नेतृत्व एक फैसला ले लेता है तो कोई इफ और बट नहीं है, और देवेंद्र फडणवीस जी ने भी वही अनुशासन दिखाया है। सरकार बहुत मजबूती ये फैसला से क्यों, चलेगी। मैं वो जानना चाह रहा हूं। आप आपका बिल्कुल फैसला, चिंता आपकी मत पार्टी का करिए। फैसला आप लेंगे, आप ही फैसला लेंगे गौरव, और कौन लेगा? कांग्रेस थोड़ी ना लेगी या हम थोड़ी ना लेंगे। लेकिन फैसले के पीछे वजह नहीं समझ में आ पा रही। वजह, एक वजह अगर आप बता दे, फडणवीस नहीं शिंदे सीएम, कोई रीजन होगा कि 37 सीटों वाला सीएम होगा और 106 सीटों वाला डिप्टी सीएम, कोई एक रीजन। फैसला लिया आपका, मुबारक आपको भाई, आपकी पार्टी, आप लेगी फैसला, कोई एक रीजन तो होगा इस वजह से। अमन जी अगर आप बता दे, फिर हर्षवर्धन जी आप बोलिएगा। नहीं अमन जी, देखिए वजह क्या है, जब आप मंथन करते हैं, दो गुट एक साथ आए, हिंदुत्व की विचारधारा पे आए, जो कुशासन चल रहा था महावसूली अघाड़ी का, उसको दूर करने के लिए आए, तो शीर्षस्थ नेतृत्व ने सारे पहलू देखे हैं। यहां मैं प्रवक्ता होने के नाते सार्वजनिक करूं क्या वजह थी, ये वजह नहीं थी, ये उचित नहीं है। इस तरह से प्रवक्ता का दायित्व नहीं है। प्रवक्ता का दायित्व केवल एक है, जो फैसला लिया गया है वो मैं आपसे बांटूं और उसके बाद एक बात बताऊं कि जनता के हित में फैसला लिया गया है, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जनता के हित में फैसला, फिर साधना जी आप बोलिएगा। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी बोले, क्योंकि वो भी नाराज, वो भी कह रहे हैं फैसला सही नहीं है। भाई आपकी अपनी अपनी राय है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वतंत्र हैं, बताइए भाई कैसे। हर्षवर्धन जी, अमन भाई, मैं सम्मान रहा हूं, हाँ, तो मैं ये बिल्कुल मानता हूं गौरव भाटिया जी प्रवक्ता हैं और निश्चित तौर पर उनको कोई भी फैसला हो पार्टी का, उसको डिफेंड करने के लिए यहां होंगे और उसके तर्क देंगे। लेकिन सोचिए कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंडेट में धोखा हुआ, वो उद्धव ठाकरे ने किया, ठीक। अब देवेंद्र फडणवीस के साथ धोखा हो गया। अब ये धोखा किसने किया, ये सवाल तो लोग पूछेंगे। नहीं, वो तो राजी हैं, वो और नहीं, मैं यही कह रहा हूं, वो राजी अगर होते तो जिस अंदाज में उन्होंने एकनाथ शिंदे को कहा कि मैं देखूंगा कि इनकी सरकार बहुत अच्छे से चले, हम सरकार में नहीं रहेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, हम बाला साहब की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा था। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का फैसला वो जस्टिफाई हो सकता है, कहा जा सकता है, हिंदुत्व, महाराष्ट्र की राजनीति, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, इसका मतलब कि कहीं न कहीं कोई तो दबाव तंत्र हो गया, कहीं न कहीं कोई तो गड़बड़ हो गई। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में 5 वर्ष की जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसने चमत्कारिक फैसले लिए थे। जल युक्त शिविर से लेकर महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम देवेंद्र फडणवीस ने किया, जिसको आते ही उद्धव ठाकरे की सरकार ने रोक दिया था, फिर ऐसा मुख्यमंत्री आपको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल किसी को भी वो खटक रहा है। अब इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे देती है, क्योंकि जनता तो पूछेगी ना और उनका कैडर भी पूछेगा। अब इसका मतलब कि अनुशासित हैं कार्यकर्ता, नेता अनुशासित हैं, इसका मतलब कि कोई भी फैसला हो थोप दिया जाए, तो ये भी बहुत ठीक नहीं होता है, मेरा ये मानना है, भले ही कैडर कितना शांत नहीं। अनुशासित हो अच्छी चीज है अनुशासन होना, लेकिन वजह तो पता होनी चाहिए। गौरव जी कह रहे हैं मैं वजह क्या, मैं तो फैसले की बात करने आया हूं, उसको जस्टिफाई बताना है पार्टी का फैसला, लेकिन वजह समझ में नहीं आ पा रही। और देवेंद्र जी को अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से बिग ब्रदर बना दिया था महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 106 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, जो 2019 में भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर जो कुछ हुआ। अच्छा साधना जी आप बोलिए, साधना भारती आप बोलिए कि प्लान्ड नहीं था, इसका मतलब ये अगर प्लान्ड होता तो शायद फडणवीस जी सीएम होते। चाहता था अमन जी गौरव जी एक मिनट सबका कमेंट ले लेता हूं। साधना जी कि प्लान्ड नहीं था, प्लान्ड होता तो शायद फडणवीस सीएम होते। जी आदरणीय जी साधना जी, आदरणीय अमन जी, देखिए सीधी बात यह है, आदरणीय गौरव जी अभी हिंदुत्व की बात कर रहे थे। मैं तो हमेशा से ये कहती हूं कि भारत में 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक है हिंदूवादी, जो सत्याग्रह में विश्वास रखती है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वोट तंत्र में विश्वास रखती है, जिसके साथ कांग्रेस खड़ी है, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना खड़ी है, शरद पवार जी की एनसीपी खड़ी है, और दूसरी तरफ है इनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा,
जो कि सत्या नहीं सत्याग्रह में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, नोटतंत्र में विश्वास रखती है। नहीं, मुझे मेरी बात बीच में मत बोले, कृपया करके मुझे पूरी बात करनी। जी हाँ, साधना जी बोलिए। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोकतंत्र और को लूटतंत्र में किस तरह बदला जाए उसकी परिभाषा इन्होंने गढ़ने का काम किया है। और एक बात मैं जरूर जवाब देना जरूर चाहूंगी, इससे पहले एक वक्ता बोल रहे थे जिन्होंने कहा कांग्रेस क्यों बात कर रही है पैसे की। अरे भाई, आपको अगर इतना दुख और पीड़ा है तो फिर तो शिव सैनिक जो की धड़ जो टूट के चला गया एकनाथ शिंदे जी का, उनको तो इस भाजपा के साथ खड़ा ही नहीं होना था। ये भाजपा तो वो भाजपा है जिसमें बंगारू लक्ष्मण जी ने सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों की दलाली रक्षा सौदों में खाई और न सिर्फ आरोपी बल्कि कोर्ट के द्वारा अपराधी सिद्ध करके तिहाड़ जेल पहुंचाए गए। यही सर इन्हीं की थे येदियुरप्पा जी भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा के जेल पहुंच गए। शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ मध्य प्रदेश में से पहले मुख्यमंत्री के रूप में लोकायुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो। मुझे मेरी बात जी एक सवाल। आपकी अभी जो सरकार चल रही थी इसके कितने मंत्री जेल में थे अभी फिलहाल? साधना जी, जो सरकार चल रही थी आपकी, कितने मंत्री जेल में थे? अरे भाई, मैं तो नहीं मैं पूछ रही हूँ कि ये भ्रष्टाचार की बात, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को नंबर नहीं पता कितने पार्टी के भ्रष्टाचार की थे जो जेल में थे। साधना जी, नहीं आपको नहीं पता तो मैं नहीं, मुझसे क्यों आप भाई, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप आदरणीय अमन जी, आपको नंबर नहीं पता। और कांग्रेस के अगर मंत्री जेल में आप उस बात को ना कहिए तो बड़ी आश्चर्यचकित। कितने मंत्री जेल में थे? कितने मंत्री जेल में थे? अभी आपने क्योंकि भ्रष्टाचार की बात करी, आदर्शवादी स्थिति, तो बस मैं आपकी सरकार चल रही थी, आपके मंत्री जेल में, सिटिंग मिनिस्टर्स जेल में, पुलिस कमिश्नर, आपके नवाब सरकार नहीं है जिसमें इंस्पेक्टर से लेके होम मिनिस्टर तक, जिसमें इंस्पेक्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक सब के सब या भगोड़े रहे हो या फिर जेल में रहे हो। नहीं साधना जी, लूट तंत्र का ऐसा उदाहरण देश में कोई नहीं दिखा, जैसा महाराष्ट्र में था। कोर्ट के द्वारा क्या बात कर रहे हैं आप? कहीं ऐसा नहीं था। कोर्ट के द्वारा तड़ीपार नहीं थे क्या? एक कोई उदाहरण बताइए। साधना जी, क्या कहा था रिश्वत लेते वक्त? साधना जी, आप साधना जी, हम ऐसा होता है, देखिए हम चीखने से हमारे तर्क नहीं सही, हम आराम से बात कर सकते हैं, आराम से। साधना जी, मैंने बस आपको बुरा लगा, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, आपकी सरकार में कितने मंत्री जेल में जो चल रही थी? नवाब मलिक जेल में, अनिल देशमुख जेल में, पुलिस कमिश्नर का क्या हाल? कौन से प्रदेश में ऐसी सरकार है बताइए, अगर मैं गलत हूं। हमारे देश के जो गृह मंत्री रहे वो तो कोर्ट के द्वारा तड़ीपार किए गए थे। कौन से सरकार? ये सवाल अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिसकी सरकार रही हो उसके राष्ट्रीय में दलाली खाते हुए पकड़े गए, वो भ्रष्टाचार पर हमें जवाब देने का काम कर रहे हैं, हमें शिष्टाचार सिखाने का काम कर रहे हैं। ईडी सीबीआई का भय दिखाकर धन बल से, छल बल से, अरे मैडम कहां से धन बल? आप दिखाओ विधायकों को। गौरव बाबू बोलिए। इन्होंने एकनाथ शिंदे जी को बनाया भाई सीएम, क्योंकि इनका ध्येय सिर्फ बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना का शांत कराएंगे तो बोलूंगा। ये कौन सी डिबेट है भाई? चिल्लाने आई है क्या? बोलने की डिबेट हो गया। गौरव बाबू बोलिए, एक एक करके बोलते हैं। चलिए, हो गया। साधना जी, आपने बोल लिया, आपने 1.5 मिनट बोला। साधना जी, अब गौरव भाटिया बोलेंगे क्योंकि आपने उनके गृह मंत्री पर सवाल उठाया, अब वो बोलेंगे। बस जी, गौरव एक एक करके बोलेंगे। गौरव। अमन जी, देखिए, विचित्र पार्टी है ये कांग्रेस, चापलूसी पार्टी। इनकी सरकार गिरी है, भाजपा ने सरकार बनाई है, आत्मचिंतन नहीं करेंगे। ये बताने आए हैं कि मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं बना है, और इनके मुंह से एक शब्द निकला, दलाली। तो भारत का सबसे बड़ा दलाल परिवार कौन सा है? वही है जिससे ईडी पूछताछ कर रही है, जो सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं देता है लेकिन वीवीआईपी चॉपर में भी दलाली करता है, नेशनल हेरिटेज में भी दलाली करता है। लक्ष्मण ने भूल गए, बीच में ना बोले, चुप कराइए। साधना जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। साधना जी, ऐसे नहीं होती है डिबेट। साधना जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। बदतमीजी करेंगी तो बात नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। साधना जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। आरोपी और अपराधी के बीच में अंतर होता है कि नहीं? बस वो होगा, वो आपकी बारी में बोलिएगा, वो आपके बीच में ऑडियो बंद। ऐसे नहीं। साधना जी, जब आप बोलेंगे मैं गौरव को ऑडियो बंद करूंगा, और जब गौरव बोलेंगे मैं आपका ऑडियो। प्लीज डिबेट नहीं, हाँ प्लीज, ऐसे नहीं भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। दर्शक हैं वो, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। साधना जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गौरव, अब आप बोलिए, 1 मिनट बोलेंगे, 1 मिनट बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? एक एक करके। गौरव बोलिए आप। सुजाता जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। गौरव। देखिए, लूट तंत्र क्या होता है, लूट तंत्र बता रही थी।
2 मंत्री ही महावसूली अगाड़ी के अंदर है। हम सब जानते हैं किस तरह से वहां पे टारगेट सेट हो रहे थे। नैतिकता की बात कर दी इन्होंने। 45 सीटें आई आपकी, 45 सीटें। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा। शिवसेना हमारे साथ थी, मोदी जी का पोस्टर लगा के चुनाव लड़ा। किसके साथ आप बैठी सरकार बनाने? शिवसेना के। उस शिवसेना के साथ बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। तीसरी बात, नैतिकता की ये करते हैं। बसपा के 6 एमएलए राजस्थान में मर्ज करा दिए। वो लूटतंत्र था, रुपए की ताकत थी, क्या था? और मैं इतना ही कहूंगा, आज इनकी नैतिकता का दिवालियापन, विचारधारा का दिवालियापन हो रखा है, गायब हो रहे हैं। एक दिन आप दूरबीन से ढूंढेंगे और कांग्रेस पार्टी नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या है? हिंदुत्व को गाली देते हो, हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से करते हो। आज हिंदुत्व की ताकत पता चली है। चलिए अब हो गया। अब साधना जी आप बोलेंगे, फिर मैं एक एक करके सबको समय दूंगा। आ रहा हूं मैं, चिंटू भाई आ रहा हूं, सुजाता जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी आ रहा हूं। बोलिए आप दोबारा से साधना जी, बोलिए अब आप साधना जी, 1 मिनट आपका। आदरणीय गौरव भाटिया जी, मैं भी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आप क्या नैतिकता की बात कर रहे हैं? आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ जिन्होंने सरकार बनाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उसके बाद पीडीपी के साथ जिन्होंने सरकार बनाई थी, हिंदुत्ववादी है पीडीपी, हिंदुवादी है पीडीपी, बताइए पीडीपी क्या है भाई? पीडीपी क्या है? हिंदुवादी है गौरव भाटिया जी? पीडीपी हिंदुवादी है क्या? राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन्हीं से डरते हैं ना, क्योंकि भ्रष्टाचारी है। भरोसा करते हैं, भ्रष्टाचारी नंबर 1 है गांधी परिवार में। आपको बता रहा हूं, गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी बीच में नहीं, गौरव जी वो आपके बीच में नहीं बोली, नहीं गलत है। गौरव प्लीज, गौरव मैंने उनका ऑडियो बंद करा, मुझे आपका करना, एक एक करके प्लीज, गौरव रिक्वेस्ट है प्लीज, टाइम वेस्ट होता है। बोलिए आप साधना जी प्लीज। नहीं प्लीज नहीं, एक एक करके बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाली भाजपा, साधना सत्ता की लोलुप और लालची सत्ता भोगी भाजपा जो पीडीपी के साथ सरकार बनाकर बैठ गई, और हमें नैतिकता का पाठ ना ही पढ़ा है तो अच्छा है। और अपराधी और आरोपी में आदरणीय गौरव भाटिया जी, आपको अधिवक्ता है, आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामले में अपराधी कौन था। अंतिम बात कहूंगी, अंतिम बात कि हिंदुत्व की बात आप ना करें तो अच्छा। राम की तुलना रम से करने वाले नरेश अग्रवाल को राज्यसभा पहुंचाया आपने, माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाकर भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है कहने वाले संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया आपने। आप हिंदुत्व का रामवादी होने का पाठ ना पढ़ा, ना रामवादी है ना कामवादी है, आप वोटवादी है, आप हिंसावादी है, आप नफरतवादी है, आप घृणावादी है, वैमनस्यतावादी है। आप इतना ध्यान रखिए, और इसीलिए भड़काने का प्रयास, तोड़ने का प्रयास आपका कर रहता है और हमेशा किया है आपने। ठीक है, अब हो गया। अब गौरव जल्दी आप भी जवाब दे दीजिए जल्दी से। गौरव उत्तर दे दूं, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी और सुजाता जी आ रहा हूं जल्दी। देखिए, सबसे पहले तो ये किस पार्टी ने कहा था चरित्रहीन पार्टी, भगवान राम काल्पनिक है? कौन चरित्रहीन नेता है कांग्रेस पार्टी का जिसने कहा था हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम एंड आईसिस? किसने कहा था हिंदुत्व जो है सिखाता है कि आप अल्पसंख्यकों को मारे? वो चरित्रहीन पार्टी कौन है पूरा देश जानता है। दूसरी बात, ये जो कर रही है पीडीपी के साथ अलायंस, मैडम को फर्क नहीं पता है प्री पोल अलायंस क्या होता है और पोस्ट पोल अलायंस क्या होता है, और वो भी समर्थन वापस लेके हम लोगों ने सरकार गिराई। आपकी तरह नहीं कि विचारधारा से अब बीच में बोल रही है, अब घबरा गई मैडम, घबराई हुई है क्या? तुम इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही है? अरे आप गॉडसेवादी हैं। अभी वो तय कर दिया ना भाई, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी ना कौन सा वादी है। रुक जाइए, अब आप हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए, फिर सुजाता जी आपके पास आऊंगा, एक एक करके बोलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो गौरव कह रहे हैं, जो गौरव बता रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी कि ऐसा नहीं भाई पार्टी का अनुशासन है, पार्टी तय करती है, गौरव यही समझा रहे हैं, आप बोलिए। नहीं, निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि देखिए यहाँ जो जिसको हम सबसे ज्यादा सुनना चाहिए, संकट हो गया है कि कौन शिवसेना है। अब वो चिंटू भाई से आपको ज्यादा सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल है और पूरी तरह से शिवसेना गायब है। और दूसरा सवाल एनसीपी से पूछना चाहिए, पवार साहब का भी कुछ अता पता नहीं, क्यों मझधार में छोड़ दिया उद्धव जी को? एक तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्बाद करके और छोड़ दिया, खत्म करके छोड़ दिया। तो मुझे तो ये भी लगता है कि उद्धव जी को सबसे ज्यादा अगर खतरा जो
कहते हैं ना कि पवार साहब को लगा हुआ कि एक दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है तो इसको खत्म कर दो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पवार साहब खुद भी चाहते थे कि खत्म हो जाए जिससे अगले चुनाव में उनको कोई दिक्कत ना हो? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब सुजाता जी आप बोलिए। सुजाता जी, आपको भी लगता है कि अब लड़ाई दरअसल बीजेपी वर्सेस एनसीपी है? शिवसेना तो अब कहाँ मतलब है, कहाँ है अब तो शिंदे जी की सेना है, और वो भी लगभग बीजेपी में मर्ज टाइप समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए। सुजाता जी अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट कर लीजिए सुजाता जी। कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, यस यस प्लीज गो अहेड। सो अमन, मैं ये कह रही थी कि जो आज जिस अंदाज में शपथ ग्रहण हुआ और जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर शिंदे जी और फडणवीस जी ने शपथ ग्रहण किया, मुझे तो वो बाहुबली का वो सीन याद आ गया जहां पे बाहुबली मैं अमरेंद्र बाहुबली शिवगामी की शपथ लेता हूँ, ये वाला सीन याद आ गया। और इस तरह से पूरा जो मामला है, जो ये पूरा इंप्रेशन था कि शिवसेना किसकी है, आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जिसके पास विधायक हैं, जिसके पास जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वही शिवसेना सही शिवसेना है, जो हिंदुत्ववादी है। कटप्पा है, अभी कटप्पा है। अभी ये देखिए, पोस्टर भी आया था एक, तो ये कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कटप्पा कौन है, वो उसमें तो वो जग जाहिर है, तो उस पर बात ना करें। और आज तो हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग शिवसेना, जो शेष सेना कहूंगी उसको, वो करती रही है, अच्छा रहेगा कि हम उनके बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। और जहां तक ये बिल्कुल भी अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी संदेह है कि कौन सी शिवसेना असल शिवसेना है और कौन सी शेष सेना रह गई है, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नंबर ही होते हैं अमन जी, और कुछ होता नहीं है। आप ये कह रही हैं शिवसेना और शेष सेना, शिवसेना और शेष सेना। अभी कितने बच गए? 3 ही बच गए, उसमें से एक ही है जो जनप्रतिनिधि का, जो जनता द्वारा चुन के आया, बाकी तो वैसे भी इलेक्टेड एमएलसीज के थ्रू थे। तो आप मातोश्री में से परिवार बचेगा। अब बोलिए चिंटू भाई, आप बोलिए अब। चिंटू भाई, मैं डिबेट में तो समय दे सकता हूँ। कमल सक्सेसफुल हो गया, ऑपरेशन कमल सक्सेसफुल हो गया। जो ईडी सीबीआई की टैक्टिक्स थी, बीजेपी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, जहां लूट पड़ी वहां टूट पड़े, और जहां डंडा पड़ा हुआ भाग चले। बंगाल में जैसे ममता दीदी ने इनको डंडे खिलाए, वैसे अगर उद्धव साहब इनको डंडे खिलाते तो ये इधर टिक नहीं पाते। आप हिंदुओं को डंडे, आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? आप तो अभी से सैनिक थे, आप कह रहे डंडे पड़े बंगाल में, हिंदुओं को डंडे पड़ रहे हैं, हिंदुओं को डंडे पड़ने चाहिए, हिंदुओं को डंडे पड़ने चाहिए, आप ये कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं मैं शिवसैनिक हूं। फिर अभी हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम हिंदुओं को डंडे पड़े, और अभी इन्होंने हिंदुओं को डंडे पड़े। आप कह रहे बंगाल में डंडे पड़े हिंदुओं को, महाराष्ट्र में हिंदुओं को डंडे पड़े। हार्दिक पटेल का क्या किया? ईडी सीबीआई सबको साथ में लेके चलते। भाई ऐसे काम ही क्यों करते हैं, फिर दबाव में आना पड़े? नहीं, चलिए ईडी सीबीआई है, ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि दबाव में आना पड़े और हिंदुओं को डंडे पड़े? मेरे को एक बार बताइए, क्या गुजरात में क्या किया इन्होंने? हिंदुओं को डंडे पड़े। शिवसेना के, उद्धव सेना के प्रवक्ता चिंटू शेख हैं ये, इनकी मंशा देखिए, ये कह रहे हैं हिंदुओं को डंडे पड़े। बंगाल में पड़े, महाराष्ट्र में भी इनको डंडे पड़ते चाहिए थे। की बात क्या होगी? मगर अब शिवसेना शांत बैठेगी नहीं, हम शिवसैनिक शेख साहब आराम से सुनिए। शेख भाई आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। शेख साहब आपने बोला जैसे बंगाल में डंडे पड़े, ऐसे महाराष्ट्र में भी डंडे पड़ने चाहिए थे, तो मतलब हिंदुओं को बंगाल में तो डंडे पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हिंदू पिटे, हिंदू पिटता। मुस्लिम नहीं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हिंदुओं को बंगाल में डंडे पड़ते गलत बात है। तो फिर किसको पड़ रहे हैं बंगाल में डंडे? आज बहुमत मिला, क्या बंगाल में हिंदू नहीं रहते? उन्होंने तो बंगाल में फिर किसको डंडे पड़ रहे हैं? फिर आपने बोला वहां डंडे पड़े, वैसे महाराष्ट्र में डंडे पड़ने चाहिए। जिस तरीके से ये रोज रोज लोगों को ये, और ये क्या चल रहा है? अपोजिशन नहीं चाहिए? क्यों कांग्रेस है, क्यों राष्ट्रवादी है, क्यों शिवसेना है? बीजेपी अकेला राज करे इस देश में? अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में रहना है तो आपको अपोजिशन को रहने ही नहीं दे रहे हो। रमेश भाई असल में ईडी सीबीआई धन बल वो सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, वरना तो असली वो है। असली तो आपने देख लिया, अभी हिंदुओं को डंडे पड़ रहे, वो लोग खुश हो रहे। हिंदू मर रहा था तो उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। बिल्कुल नहीं, हमने हिंदुओं को नहीं बोला। बीजेपी ने सर्टिफिकेट नहीं लिया हिंदुओं का, भाजपा ने सर्टिफिकेट नहीं लिया हिंदुओं का। इस देश का सर्टिफिकेट तो आपने असली शिवसेना देखी है, असली शिवसेना भारत साहब का जो मानेगा वही असली शिवसैनिक है। भाजपा ने भारत साहब का बोले थे, सोनिया गांधी के सामने जो झुकेगा आप जाके झुकते।
लोग यही हिंदू बोल देते हैं कि चिंटू भूल शेख कमल सुन का लीजिए ना, एक फूल। मिनट बीच में क्यों बोल रहे हैं, आ रुक गए जाइए थे ना। जब चिंटू शेख कश्मीर के ऑडियो बंद, अंदर चिंटू शेख का ऑडियो बंद। आप बोलिए, आप सोलंकी जी आप बोलिए। चिंटू भाई ऐसे बीच में नहीं बोलते, अब एक एक करके बोलेंगे ना। सोलंकी जी बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से सोलंकी जी, फिर हर्षवर्धन शिवसेना, त्रिपाठी मैंने जब से शिवसेना देखी और जब से शिवसेना समझा, मैंने बाला साहब को देखा था। बाला साहब का जो एक वर्ड रहता था वो खत्म, हमारी शिवसेना के लिए आदेश रहता था। बाला साहब ने एक आदेश दिया था कि कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ कभी शिवसेना मिलेगी नहीं, जब जिस दिन मिलने की बारी आएगी मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। बाला साहब ने खुला बोला था सोनिया गांधी के सामने कौन झुकता है। ये लोग जाके सोनिया गांधी के सामने झुक नहीं गए, ठीक है। साष्टांग प्रणाम हर्षवर्धन कर, सूर्य त्रिपाठी आखिरी नमस्कार 30 कर सेकंड दिए। आप बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सुजाता जी एक मिनट। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए अमन जी, 30 निश्चित तौर seconds, पर 30 भारतीय seconds। जनता आ पार्टी रहा हूं सुजाता जी, मैं इतना हर्षवर्धन कहना चाहती हूँ कि बड़ी वो सफलता शिवसेना नहीं हो सकती अमन जी, जो साधुओं के लिंचिंग पे खामोश रह जाए, जो औरंगजेब की मजार पे जाके उसको राष्ट्र का नायक बताए और उसके लिए जाके वहां पे फूल ठीक है। चढ़ाए, वहां पे जो ठीक है, हो गया। मैं बस इतना ही टाइम था, जल्दी से हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी ऑन द स्क्रीन, हर्षवर्धन त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में वो काम कर दिखाया है जो अकल्पनीय है। उद्धव ठाकरे और उनकी सेना, जो अब शिवसेना का जो हिस्सा उनके पास बचा है, उसको बर्बाद किया है। ठीक। शरद पवार की राजनीति को ध्वस्त किया है। हाँ, देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना ये अच्छे 100 बात की भोजन एक बात में किशोर कंकड़ के की तरह। साथ, 100 बात की एक बात